नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के समय 9 बजने को है और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज बहुत महत्वपूर्ण एडिशन। इसलिए आज के टक्कर के एडिशन पे आप अपने सब काम छोड़ दीजिए और आज का कार्यक्रम जरूर देखिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आज का कार्यक्रम आप 30 मिनट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं एक्सपोजे करने जा रहा हूं वो वाकई आपकी नींद उड़ा देगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है, जिसका फायदा एक खास वर्ग को मिल रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी नेता और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है, जिन्होंने यह आदेश दिया है वो इसे अपने पास रखे। सोचिए, हाई कोर्ट को यह ललकारा जा रहा है। हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है। तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता इस मुद्दे पर चुप है, यानी एकदम चुप। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी दल ओबीसी समाज का हक मार रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, जो फैक्ट्स भी कह रहे हैं। और वो फैक्ट्स आज मैं अपने साथ लेके बैठा हूं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। क्या ओबीसी आरक्षण पर नरेंद्र मोदी, यानी मुस्लिम आरक्षण पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही थे? ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी इंडिया अलायंस पर क्या भारी पड़ने वाली है? आज का कार्यक्रम इसी विषय पर होगा व्यूअर्स। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। 2024 के लिए जारी चुनावी दंगल के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब कोई भी नए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है उन पर फैसले का असर नहीं होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से साफ मना कर दिया है। কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না, বিজেপির রায় এটা আমরা মানব না, ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে চলবে। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही, एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। उधर बीजेपी कह रही है कि हम विपक्ष पर जो आरोप लगा रहे थे, कोर्ट के फैसले से उस पर मुहर लग गई है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC ST OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। इस बीच न्यूज 18 के साथ विशेष संवाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करे कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कर्नाटक से बंगाल विपक्षी दल ओबीसी के आरक्षण का हक मांग रहे हैं? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिम आरक्षण पर सही थे मोदी? और अब वक्त है विश्लेषण का। मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष के खेल का विश्लेषण। ममता सरकार से पहले ओबीसी की सूची में जातियां थी। नोट करिए व्यूअर्स, ये बड़ा मामला है और कैमरा का क्लोजअप करिए। ओबीसी सूची में जातियां 108, ओबीसी में हिंदू जातियां 55 और ओबीसी में मुस्लिम जातियां 53। ममता सरकार से पहले और ममता सरकार के बाद 108 थी जातियां और ममता सरकार के बाद जोड़ी गई
नई जाति 71, हिंदू जातियां जुड़ी केवल 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65। यानी आप समझिए, जो खेल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैमरे का क्लोजअप करिए, जरा कैमरे का क्लोजअप करिए। जोड़ी गई नई जाति 71, हिंदू जाति जुड़ी 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65। ये अपने आप में नंबर बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये जो नंबर है, ये पूरी कहानी बता रहा है कि विपक्ष आखिरकार खेल कैसा खेल रहा था। अब ये कैसा खेला है समझने का, समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में कुल 179 जातियां हैं। कुल मुस्लिम जातियां 118 यानी 66%। कुल हिंदू जातियां 61 34%। बंगाल में अभी भी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हालांकि डिफरेंस कम है सारे प्रदेशों से, लेकिन हिंदू की आबादी ज्यादा है। लेकिन हिंदुओं की जातियां देखिए आप कितनी है, सिर्फ 61 34%, और मुसलमानों की जातियां 66%। बड़ा सवाल यह है, क्या तुष्टीकरण के लिए विपक्ष ओबीसी के हक पर डाका डाल रहा है, जो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही थी? और क्या ये जो पूरा मामला है ये अब चुनाव के बाद भी जाएगा? और क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है, जैसा बीजेपी लगातार कह रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, तमाम बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर प्रवक्ता सांसद तक हर व्यक्ति यही बात कह रहा है कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो ये ओबीसी के साथ खेल करेंगे। क्या यही वो खेल है जिसको समझाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे? और उन्हें कहा जाता रहा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस चुनाव के अंदर। लेकिन यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सिद्ध हो गई है कि इस देश की एक विपक्षी सरकार, इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टनर, ओबीसी के खेल में खेल कर रही थी। ममता सरकार के बाद क्या हुआ है, यह देश के लिए वाकई आंखें खोल देने वाला विषय है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद मेरे साथ हैं, नेता मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर अनवर पाशा है प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। डॉक्टर अजीज खान, आप कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बंगाल के अंदर जो हुआ है, बंगाल के अंदर अभी भी हिंदू आबादी ज्यादा है। खेल स्पष्ट हो गया है। लालू यादव कह रहे थे मुस्लिम आरक्षण तो होना चाहिए, पूरे का पूरा होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी पूछा अपने साक्षात्कार में, आप कह रहे थे कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो पता लगा दिया क्या है पूरा मामला। क्या छुपाएंगे? देखिए अमीर जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता आज किस हद तक जाएंगे, देखिए वो कोर्ट का फैसला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय वो स्टेज पे बैठ चढ़ करके किस कदर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, ये दुखद है सर। आज आप देखिए किस तरह उन्होंने हिंदू मुसलमान, सुनिए सर मेरी बात सुनिए, रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण के हकदार जो लोग हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? ठीक है, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। बात आई, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान, एक सेकंड सर, आपकी बात अजीज भाई आपकी बात को ऊपर रख रहा हूं। आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ममता सरकार से पहले ओबीसी की सूची में जातियां 108 थी और जोड़ी गई नई जातियां 71 थी, और 71 में हिंदू जातियां सिर्फ 6 जुड़ी और मुस्लिम जातियां 65 जुड़ गई, और कुल मिलाकर आज की तारीख के अंदर 179 जातियों को जो पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, उसमें 118 जातियां मुसलमानों की हैं और हिंदुओं की जातियां 61 है। आबादी हिंदू की वहां पे अभी भी ज्यादा है। इसी मॉडल पर आप काम करना चाहते हैं अगर देश में भी आपकी सरकार आएगी तो? अब अमीश भाई मुझे बोलने दे तो मैं अपनी बात रख पाऊं। ये पिछड़ों के क्या हितैषी, सर मुझे बात करने दे सर, ये पिछड़ों के हितैषी है ना, आप कह रहे हैं आज पिछड़ों की आबादी 54% है, उनको आरक्षण मिल रहा है 27%। आप देखिए दलितों की आबादी 22% है, और अति पिछड़ों की आबादी आप देखिए 17.5% है।
सवाल इस बात का है कि जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वही तो हक उनका खाया इन्होंने आपने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के बड़ी-बड़ी अंदर, लंबी-लंबी बातें कर उन्हीं रहे हैं। लोगों का तमाम हक जगहों पर खाकर अपॉइंटमेंट आपने किए जा वही रहे हैं। हक सर, मुसलमान की जातियों सर, को मेरी दिया बात सुने। और हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा इस फैसले अरे को। सर तमाम यूनिवर्सिटीज में आज अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, दलितों का हक मारा जा रहा है, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, उनके अलीगढ़ अपॉइंटमेंट्स मुस्लिम नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी में भी लेकिन बीजेपी बड़े बड़े नारे लगा रही है। हकीकत यह है कि यह पिछड़ा विरोधी है, क्योंकि आज आप देखिए तमाम अपॉइंटमेंट पे कौन 69,000 विरोधी शिक्षकों की है, भर्ती कौन हुई, केवल कौन 4% उनको आरक्षण मिला। कौन किसका 23% पक्षधर है, आरक्षण ये खा हाईकोर्ट लिया। के फैसले में स्पष्ट हो गया। 23% आरक्षण बीजेपी ने खा लिया। ओके, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर केंद्र सरकार की नाक के नीचे एक राज्य सरकार ये पूरा खेल करती रही तो शांति से ये मामला दबा क्यों रहा अभी तक? अमीश जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। वास्तविकता जानते क्या थी? मोदी जी की सरकार आने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। हमने आकर उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाया है, तब उसके पास वो संवैधानिक ताकत आई कि वो राज्यों से पूछ सके और उसके ऊपर टिप्पणी कर सके। और इस खेल को मैं और बता देना चाहता हूं। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा कि 71 में 65 जातियां मुसलमानों की कैसे हो गई, तो जानते हैं पश्चिम बंगाल सरकार का क्या जवाब था? उनका जवाब यह था कि ये कन्वर्जन होने से पहले इन जातियों के थे और इन जातियों को हिंदू होने मिलता था, इसलिए इन्हें दिया जा रहा है। तो अगला सवाल पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया कि इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया, तो वो चुप्पी साध गए। और पिछड़े वर्ग आयोग ने एक और टिप्पणी की है, इसमें इन्होंने बंगाल में बहुत सी ऐसी जातियों को दिया है जो बांग्लादेश में पाई जाती है मूलतः। पश्चिम बंगाल में वो जातियां लगभग पाई नहीं जाती हैं। अब कोई कहेगा ऐसा कैसे? जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बैठे हुए हैं अजीत खान साहब, पूर्वांचल में जाट समुदाय नहीं पाया जाता है, पश्चिम में पाया जाता है। वैसे पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में कई ऐसी जातियां हैं जो नहीं पाई जाती हैं, तो वो तक दी गई हैं। और इसलिए अगर मोदी सरकार नहीं आती तो पिछड़े के आरक्षण के ऊपर डाका तो डाल ही दिया था। और अजीज खान साहब, अभी आप बहुत बोल रहे थे, मैं तो बता दूं इस खेल में जानते क्या है, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। और फर्रुखाबादी इसलिए कि फर्रुखाबाद में ही तो वोट जिहाद का नारा दिया गया है, इसलिए अब बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी। आप तो वो पार्टी है जिसने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैंसिल कर दिया, समाजवादी पार्टी ने, और निरस्ती नहीं किया, तमाम हजारों लोगों को डिमोट कर दिया गया। और आज देखिए कैसे छाती ठोक ठोक क्या के कहते हैं आरक्षण की बात। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने, अनवर पाशा साहब बैठे हैं, ये कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरे का पूरा, तो बिल्कुल सही कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में SC ST OBC का आरक्षण हटा दिया पूरा का पूरा और मुसलमानों को दे दिया पूरा का पूरा। भारत का एक ही राज्य था जहां SC ST OBC को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, वो था कश्मीर। इस प्रीटेक्स्ट पे कि वो मुस्लिम बाहुल राज्य है, तो वहां पे मुस्लिमों को दे दिया पूरा का पूरा, हटा दिया पूरा का पूरा। और जो ममता बनर्जी आज कह रही हैं, मतलब कोर्ट का निर्णय आने के बाद आपको नहीं अच्छा लगा, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई, एलानिया कह रही हैं कि मैं मुसलमानों का आरक्षण नहीं हटने दूंगी, मैं नहीं मानती नहीं मानती नहीं मानती। अजीत खान जवाब कौन कर रहा है? और अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लाई कि हम मुसलमानों का आरक्षण देंगे, और खुलेआम संविधान इन लोगों के हाथों में खतरे में अनवर पाशा कि पहले तो निर्लज्जता के साथ देंगे और फिर कहेंगे हम कोर्ट का निर्णय नहीं मानते। दर्शक स्वयं तय कर सकते। प्रोफेसर अनवर पाशा, आप लोग कहते रहे मोदी तो गलत कह रहे हैं, मोदी तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मुस्लिम आरक्षण पर तो सही थे मोदी। बंगाल के अंदर आपने ओबीसी में ओबीसी का जायज हक काटा और उस हक को मुसलमानों को दे दिया। मतलब आबादी उधर भी हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन जातियां मुसलमानों की ज्यादा है जोड़ी गई जातियों के अंदर। और हाईकोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना पड़ा ये पूरा मामला। और अब इंडिया अलायंस की मुख्यमंत्री वहां पर कह रही है मैं मानूंगी नहीं हाईकोर्ट के फैसले को। क्यों जी? अमीश जी पाशा साहब, आपका सवाल पूरा हो गया? आपका सवाल पूरा हो गया? जी आपका सवाल पूरा हो गया? बिल्कुल बोलिए। आपने 10 मिनट लिया सवाल करने में, आप मुझे 5 मिनट दीजिए जवाब देने के लिए। सुधांशु जी को आपने पूरे 7 मिनट दिए हैं जवाब देने के लिए। मैं समझता हूँ आप न्याय करेंगे, न्याय करेंगे, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। आपने अगर बुलाया है तो इंटरप्ट नहीं करेंगे। सुनिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मोरल राइट नहीं है, कोई मोरल अधिकार नहीं है कि वो
रिजर्वेशन के बारे में बात करे। वो शुरू से रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। आरएसएस के चीफ रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। समीक्षा की बात करते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। मुसलमानों के बहाने रिजर्वेशन को निशाने पर ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग। पूरी रिजर्वेशन प्रक्रिया को खत्म करना चाहते हैं, शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं। संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं, 400 उनको इसीलिए चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है, ओबीसी के हितैषी बनती है। किसने गिराया था वीपी सिंह की सरकार को? किस मुद्दे पर गिराया था वीपी सिंह की सरकार को? मंडल कमीशन पे गिराया था। मंडल कमीशन में ओबीसी रिजर्वेशन के प्रावधान को वीपी सिंह ने लागू किया। राम मंदिर पे आप झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर लागू किया वीपी सिंह ने। आपने सुनिए आप मंडल कमीशन के इंप्लीमेंटेशन को लागू किया श्री वीपी सिंह ने। आपने उनकी सरकार को गिरा दिया। ये हितैषी है। नहीं लागू किया, नरसिम्हा राव ने लागू किया। बात करते हैं रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। आप इंटरप्ट मत कीजिए, सुधांशु जी, इंटरप्ट मत कीजिए। मैंने नहीं इंटरप्ट किया आपकी बातों में। इसलिए आप जो है आपको हो गया है मुस्लिम फोबिया। आपको ख्वाब में मुसलमान नजर आता है। मुसलमान आकर के ख्वाब में देखते हैं आपके मंगलसूत्र चुरा लेगा, भैंस चुरा के ले जाएगा। ये आप ख्वाब में देखते हैं। ये आपको हो गया है मुस्लिम फोबिया। जमीन खिसक रही है आपकी बिसात सियासी खिसक रही है। वोट नहीं मिल रहे हैं आपको, आप हार रहे हैं। इसलिए आप इस तरह की मुस्लिम फोबिया के शिकार हो रहे हैं। प्रोफेसर पाशा खराब करना चाहते हैं। प्रोफेसर पाशा, यू मेड योर पॉइंट। प्रोफेसर पाशा, पोलराइज करना चाहते हैं आप। प्रोफेसर पाशा, आपने बड़े सारे गंभीर आरोप लगाए। आपने जामिया मिलिया, प्रोफेसर पाशा, मेरा एक प्रश्न है। प्रोफेसर, आपको मालूम है जामिया, देखिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात आपने की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की। आपको मालूम है 2 जुलाई 2020 को आपके ही मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि इस मुल्क में 13,555 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिलाकर के। और उसमें 13,555 में से सिर्फ 7,000 हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। बाकी सिखों के हैं, जैनियों के हैं, बुद्धिस्टों के हैं, सिख और क्रिश्चियंस के हैं। उन सब में ये प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 15 के तहत ये प्रोविजन है। आर्टिकल 15.5 में देख लीजिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। आपने एक नैरेटिव बिल्ड करने नहीं, अब आपको 2.5 मिनट हो गए बोलते हुए, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर पाशा, यू मेड योर पॉइंट। मैंने सुधांशु जी को भी रोका। आप प्रोफेसर पाशा, आपको मैं अब 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा। प्रोफेसर पाशा, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए नहीं है। प्रोफेसर पाशा, सुनना पड़ेगा, प्रश्न सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब को ऑडियो डाउन करिए। प्रोफेसर साहब, आपको एक प्रश्न सुनना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने एक नैरेटिव बिल्डिंग करने का प्रयास करा। एक सेकंड प्रोफेसर पाशा, होल्ड फॉर अ मिनट। प्रोफेसर पाशा, आपने एक नैरेटिव बिल्ड करने का आपने करा। आपने बोला बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। संघ प्रमुख ने फलानी बात बोली कि वो इसके आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ममता बनर्जी की सरकार ने मुसलमानों की जातियां जोड़ने के लिए हिंदुओं की ओबीसी जातियों के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करा। इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आप जो मन में सोच रहे हैं वो आप टेलीविजन पे बोल रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस फैसले को स्ट्राइक डाउन करा है और जो स्लेटिंग फैक्ट्स हैं, जो चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस के एक मुख्यमंत्री मुस्लिम जातियों को जोड़ने के लिए उसने संविधान को धता बता दिया, उसके ऊपर क्या बोलेगा इंडिया अलायंस? सुनिए, क्या बचता है बोलने के लिए? सुनिए, वही हाईकोर्ट, वही बंगाल हाईकोर्ट है जहां का जज रिटायर होता है, कहता है कि मैं आप क्या कहना चाहते हैं? रहा हूं। बंगाल हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है? आप ये हैं क्या कह रहे हैं? बंगाल हाईकोर्ट जजेस कॉम्प्रोमाइज हैं, है? ये हाई कोर्ट के जजेस हैं। आप क्या कह रहे हैं? बंगाल हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है? रिटायरमेंट के वक्त कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं, उसके जजमेंट की बात आप करते हैं। वो जज जो कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर रहा हूं, पूरी जिंदगी था मैं आरएसएस का मेंबर, रिटायरमेंट के वक्त जज कहता है कि हाईकोर्ट तो सही है, नहीं तो हाईकोर्ट गलत है। आप जजमेंट कैसा दिया होगा, उस जज ने कैसा जजमेंट दिया होगा, उस जज ने कितना कॉम्युनल जजमेंट दिया होगा, उसको एनालाइज कीजिए आप। कितना मैं ऑनरेबल जज, ऑनरेबल कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बातें अपने कार्यक्रम में नहीं सुनना चाहूंगा। कराइए आप, इस पर बहस कराइए अमीश जी। सुधांशु त्रिवेदी, जज खराब है, कोर्ट गलत है, लेकिन हम सही हैं जी। देखिए, अनवर पाशा साहब को की बात प्रोफेसर होके इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अजीज खान साहब, आप भी कान खोल के सुनिए। जिस बंगाल में बात हो रही है वहां पिछड़ों को आरक्षण कितना दिया गया था? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन अगर सबसे अंत में किसी राज्य ने लागू की है तो वो था बंगाल। पिछड़ों को आरक्षण दिया गया 7%। अभी भाषण दे रहे हैं आके। दूसरी बात कहता हूं, आपने कहा जज की बात,
तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की बात कहते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जज थे, जस्टिस रंगनाथ। उसके बाद राज्यसभा सांसद रहे कांग्रेस के, उसके बाद वो उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट दी है। तो कहिए कांग्रेस नेता रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट, अगर सच बोलना है, और पाशा साहब इतना खुलेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मंडल डेट के साथ बोल रहा हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 7 अगस्त 1990। 15 अगस्त 1990 को वीपी सिंह करना चाहते थे, मगर देवीलाल की रैली थी 9 अगस्त 1990 को, इसलिए दिया गया। उस समय शरद यादव जी ने अपनी अब स्वयं लिखा है किताब में, खुद लिखा है कि मेरे कहने पे वीपी सिंह ने दिया, क्योंकि देवीलाल की रैली के बाद जनता दल टूट जाता और उस समय तक देवीलाल जी की कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती थी, इसलिए जनता दल के अंदर लोग देवीलाल की तरफ ना जाएं, इसलिए किया, वरना कोई भी प्रधानमंत्री 15 अगस्त से 8 दिन पहले क्यों करता। और भाजपा ने उस पर समर्थन वापस ले लिया। क्रोनोलॉजी समझिए, अगस्त के महीने में मामला कोर्ट में स्टे हो गया, जजमेंट आया 1993 में, इंप्लीमेंट हुआ 1994 में नरसिम्हा राव के समय में, वीपी सिंह सरकार में कुछ नहीं हुआ और भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया 24 अक्टूबर 1990 की शाम को, जिस दिन समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया राम मंदिर के मुद्दे पे। पाशा साहब प्रोफेसर हो के ऐसे खुलेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने डेट के साथ कोर्ट किया है, अगर डेट गलत हो चैलेंज किया था, वरना सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के बाद इंप्लीमेंट हुआ। पूरी बात सर, पूरी बात। अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो मेरे भाई, अभी सुनो। मंडल कमीशन को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अरे सुनो मेरे भाई, अभी भाजपा ने मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उस चैलेंज के कारण मेरे भाई सुनो, जब उस पर जजमेंट 6 दिसंबर 1990 इंप्लीमेंट हुआ, राजीव गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भारत की पार्लियामेंट में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए लंबा सा लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है। झूठ है, जैसे अंग्रेज हमको विभाजित करने के लिए राम से कम्युनल अवार्ड लाए थे, बोलने उसकी तरह। और राजीव गांधी का फेमस बयान है, डेट के साथ कोट कर रहा हूं, आपकी तरह आए बादशाह नहीं बोलता, 6 दिसंबर 1990। और राजीव गांधी ने कहा हम तो जात पात में विश्वास कौन नहीं गया था करते, सुप्रीम हमारा कोर्ट? तो नारा है मंडल जात कमीशन पे, को पात पे, चैलेंज मोहर करने लगे के हाथ लिए पे। कौन सुप्रीम 10 कोर्ट साल गया तक था? मंडल की रिकमेंडेशन आप ही लागू थे, नहीं होने दी, आप ही के लोग थे 1980 जो से लेकर सुप्रीम 89 कोर्ट तक। गए थे। काका कालेलकर मंडल कमेटी की कमीशन को रिपोर्ट आई चैलेंज करने वाले आप ही 1953 लोग में, थे। और वो 22 साल लागू पूरे नहीं हुई देश नेहरू में जी के आपने जमाने में। दंगा और करवाया सुनिए, मंडल कान कमीशन खोल के के अभी खिलाफ। मेरी बात सुन, पूरी होने दिल्ली दीजिए। में कई रेलवे स्टेशन पे 1957 जलवा में दिया नेहरू जी था ने आपने सारे मंडल कमीशन के मुख्यमंत्रियों को खिलाफ। पत्र लिखा कि वो सर्विसेज में रिजर्वेशन के खिलाफ है, क्योंकि इससे क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। जवाब क्या दे बात रहे थे? करते हैं अनवर पाशा पाशा, साहब, प्रोफेसर होके खुलेआम अनवर झूठ पाशा जी, बोलते अनवर हैं पाशा, आप। प्रोफेसर मैंने पाशा। एक दर्जन फैक्ट बता दिए ठीक हैं। है, एक सुधांशु फैक्ट जी, गलत मेड योर होगा तो पॉइंट। बताइएगा। सुधांशु जी, इट्स बीन 2 इसलिए मिनट्स। सिर्फ ओके, आपके अनवर राष्ट्रीय पाशा, चैनल पे झूठ आपका नहीं 1 बोलना मिनट है, चाहिए। अपनी बात को 1 मिनट में समापन करिए। मेक योर पॉइंट प्रोफेसर पाशा। अभी सुधांशु जी को झूठ बोलने का एक अधिकार सुधांशु जी को सिर्फ है, देश को गुमराह करने का अधिकार सुधांशु जी को है। वो ये नहीं बताएंगे कि जब मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया वीपी सिंह ने, उनकी सरकार गिरा दी और ये मंडल कमीशन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भाजपा के लोगों ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने तक देरी हुई इंप्लीमेंट करने में। वीपी सिंह नहीं इंप्लीमेंट कर पाए उसको, लेकिन पास किया उस ऑर्डर को। और उसके बाद, और इसीलिए ये बाद में नरसिम्हा राव की सरकार के जमाने में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया फेवर में, तब जाकर के इंप्लीमेंट हुआ नरसिम्हा राव जी की सरकार के जमाने में। ये झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आरक्षण के खिलाफ आप जरा अपने मोहन भागवत जी का बयान को सुन लीजिए। मोहन भागवत जी का बयान जरा पढ़ के सुनाइए। बार बार वो कहते रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण, नई बात बोलिए। आरक्षण की समीक्षा क्या मतलब रखता है? आरक्षण आपको पसंद नहीं है, आप उस संविधान के बनाने वालों में शामिल नहीं थे, इसलिए संविधान को आप बर्दाश्त नहीं करते, बदलना चाहते हैं उसको संविधान को। और आपको यह भी मालूम होगा, लेकिन जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो भी संविधान के वो भी आरक्षण के खिलाफ थे। मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में वो भी नहीं थे। आप इसको मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में वो भी नहीं थे। इसको झुठला नहीं सकते। कमीशन बनाया था बाज़ाब्ता, धार्मिक आरक्षण के पक्ष में वो भी नहीं थे। बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जमाने नहीं, वो भी धार्मिक आरक्षण के पक्ष में नहीं थे अम्बेडकर साहब। अब मुझे विवेक जी को लेने दीजिए चर्चा के अंदर। एक सेकंड सुधांशु 1 सेकंड। देखिए, इट इज 3 versus 1, so सुधांशु आई विल गिव यू योर फेयर टाइम। विवेक, ममता बनर्जी की शासन ने जो करा वो हम सबके सामने है। अब इसको लाख ढकने और छुपाने की कोशिश करो, ये ढक और छुप नहीं सकता। मतलब, और ये चिल्ला के गवाही देगा, आज नहीं सालों तक अब इसकी बानगी दी जाती रहेगी कि मुस्लिम आरक्षण पर जो नरेंद्र मोदी कहते रहे वो सही तो था।
गलत क्या था? ये जो देखिए। बंगाल मॉडल है, इस बंगाल मॉडल के अंदर सोचिए नई जो जातियां जोड़ी गई ममता जी। बनर्जी की सरकार आने के बाद वो 71 थी और हिंदू जातियां जोड़ी गई सिर्फ 6। पॉपुलेशन जी। हिंदुओं की ज्यादा है। पॉइंट नंबर जी। 2, और मुस्लिम जातियां जोड़ी गई 65। मतलब इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? जी। मतलब अब आप- पहला हक नहीं, सिर्फ सब कुछ तुम्हारा। देखिए, आज जो जजमेंट आया है अमीश, उसको अभी तक ना सुधांशु जी ने उसके बारे में कुछ बोला, और सभी लोग जो डिस्कशंस कर रहे हैं वो जजमेंट के बारे में कर ही नहीं रहे हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि कोर्ट ने आज कहा क्या है, और हमें अपने जजेस और अपने कोर्ट का एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो हमारी डिबेट्स में। देखिए, सीधी सी बात ये है, इसी डिबेट के अंदर प्रोफेसर अब अनवर आप- पाशा ने बोला कि जजेस आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब नहीं, ही हो सकता है। क्वेश्चन हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल देखिए जज। देखिए, कई बार जजमेंट्स हमारे अनुकूल या हमारी लाइकिंग की नहीं होती हैं। हाउएवर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, व्हाटएवर द कोर्ट से दैट इज फाइनलाइज्ड। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। दूसरी बात ये देखिए, आज ही के जजमेंट को अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ कोटेड था। अगर आप पक्ष और विपक्ष दोनों का जो डिस्कशन वहां पे चला, दोनों तरफ से जो दलीलें हुई हैं, और अभी कालेकर रिपोर्ट का एक मेंशन भी करा सुधांशु त्रिवेदी जी ने, तो मैं उसी से शुरू करता हूं। कालेकर रिपोर्ट और मंडल कमीशन दोनों के अंदर मराठा कम्युनिटी को आरक्षण नहीं था, और कहा गया साहब इनको ओबीसी के लिस्ट में ना डाला जाए। लेकिन बाद में जब गायकवाड़ कमीशन आया तो उसने बोला नो, मराठास नीड टू बी इंक्लूडेड, और 16% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आज कोर्ट का फैसला आया है, उसको बोला कि ये गलत है, टेक इट बैक। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जाट आरक्षण के ऊपर। नहीं दोनों वो दोनों मामले अलग थे। मैं इसलिए बोलता हूं, देखो विवेक जी, यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन और आप पुराने नेता हैं, खाटी नेता हैं, और मैं आपका सम्मान करता हूं। आप इन अ वे आप दोनों को जो दो चीजों को पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दो चीजें पैरेलल नहीं है। पॉइंट नंबर 1, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं अपने व्यूअर को अपनी बात जस्टिफाई करूंगा। मेरी बात पे यकीन मत करिए, मैं अपनी बात को जस्टिफाई करूंगा विवेक जी आपके सामने, और ऐसे करूंगा कि ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र के अंदर बोला गया हो कि हम हिंदुओं को ज्यादा देंगे और मुस्लिम जातियों को शामिल करेंगे। ऐसा नहीं था महाराष्ट्र के अंदर। वहां एक तबके की बात, वहां पर मराठा की बात थी, जैसे राजस्थान में जाट और मीना की बात है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लेकिन हुआ क्या है, यहां तो ओबीसी का आरक्षण कम करके उसको मुसलमानों को दे दिया गया है। नहीं, देखिए, अब एक मिनट मेरी तरफ थोड़ा सा बोलने दीजिए। पहली चीज तो देखिए ये है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मराठा का, दूसरा एग्जांपल और दे देता हूं राजस्थान के जाट्स का। 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके मैंने आपसे पहले दे दिया। आप सुन तो लीजिए, राजस्थान के अंदर कहा गया साहब जाटों को आरक्षण दीजिए, बाद में उसको 9 राज्यों में दिया गया, फिर कोशिश करी गई कि पूरे हिंदुस्तान में दिया जाए, जिसको रिजेक्ट किया गया। तो ये जो कम्युनिटीज के आरक्षण की रिजेक्शन की पॉलिसी है वेरियस कमीशंस की और कोर्ट्स की, ये नई बात नहीं है। और आज जो रिजेक्शन किया है कोर्ट ने, उसके ग्राउंड्स क्या है, मैं बता देता हूं ग्राउंड्स क्या है। नंबर 1, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर नॉट अवेलेबल बाय द कमीशन। दूसरा, अगर हम सुधांशु देखिए, मेरे साथ तौसीफ भी आ गए, इट इज 4 वर्सेस 1। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस, वो कह रहे हैं मराठाओं को भी ऐसे दिया गया, जाटों को भी ऐसे दिया गया, लेकिन मेरी नजर में दोनों अलग केसेस हैं। यहां पर ओबीसी के वर्ग में मुस्लिम्स को, उसकी आड़ में मुस्लिम को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी का आरक्षण कम करके। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो विवेक साहब पहले ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फंडामेंटल अंतर है। एक धार्मिक पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है और संवैधानिक पक्ष है। मैं धार्मिक पक्ष पे पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज तो कहता हम तो समानता के मजहब हैं, हमारे यहाँ तो सब बराबर, हम तो एक थाली में खाते हैं, हमारे ऊंचा नीचा कोई है नहीं। तो ये जातियाँ कहाँ से आ गई? तो ये जातियाँ कहाँ से आ गई? ये ऊंची जात और नीची जात मुसलमानों में होती है, पहले कहलवा दीजिए किसी मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम बारी से। पहले ये कहिए कि हमारे यहाँ ऊंच नीच है, तब आप मानिए। अब दूसरा नैतिक सवाल कहता हूं, दुनिया में इकलौता उदाहरण होगा कि जो कम्युनिटी एलानिया कहे, अरे भाई आप बीच मत बोलिए, देखिए दुनिया में इकलौता उदाहरण होगा जो कम्युनिटी छाती ठोक के कहे कि हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, वो कहते आज हम इतने गरीब हो गए कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। अरे साहब, आप कोई SC ST की तरह नहीं थे कि आप शताब्दियों से उस परिस्थिति में पड़े हुए थे। आप तो कोई निजामुल मुल्क था, कोई सुल्तान आलम था, कोई हुजूर नवाब था, तो कोई बादशाह आलमगीर था, कोई पातशाह गाजी जिंदा पीर था, और आज वो कहते हम सब मजलूम हो गए। तो एक लाइन जो मैं कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, इनके लिए तो आप खुद सोचिए
कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। अब संवैधानिक उत्तर देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते समय बहुत स्पष्ट कहा कि भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए संविधान सभा की डिबेट 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, ये वही मुस्लिम लीग जिसके साथ इनका गठबंधन है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग पहचान, अलग स्थान और अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, जिसके ऊपर सरदार पटेल ने बड़े तल्ख लहजे में बोला। और यह सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी बोला। और ये मैं रिपीट कर रहा हूं, सरदार पटेल के वर्ड हैं, भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था। मैं नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग स्थान, अलग चुनाव, अलग पहचान की बात मत करो। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे चलना चाहते हो। इसलिए वो रिजेक्ट किया गया। जो मोदी जी ने कहा है वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में रिजेक्टेड था, वो सरदार पटेल ने कहा था वो था। मगर उसके बाद जो ममता बनर्जी जी ने किया है, जो मनमोहन सिंह ने किया है, ये बाबा साहब के संविधान के अंदर सेंध लगाकर SC ST OBC का आरक्षण मारने का प्रयास था। और फिर मैं एक और बात कह दूं, एक लाइन और, ये भाई कहते राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मेरे बताओ ना भैया, किसकी संख्या भारी, किसकी भागीदारी, किसने किसकी भांजी मारी। ओके, वक्त एक ब्रेक का आया है, लेकिन ब्रेक के बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आ रहा हूं मैं। जरूर देखिए आज का ये टक्कर का बेहद जोरदार एडिशन। मैं तौसीफ आपका रुख करता हूं। तौसीफ, मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे वो तो बिल्कुल सच निकला। बंगाल के अंदर तो ओबीसी का आरक्षण काट के, हिंदू ओबीसी का आरक्षण काट के, मुसलमान में ओबीसी की कैटेगरी क्रिएट करके उनको आरक्षण दिया जा रहा है। और जोड़ी गई नई जातियां 71 और हिंदू जातियां जुड़ी सिर्फ 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65। देखिए अमित जी, मतलब खुल्ला लूटा जा रहा है। मोदी जी का एक इंटरव्यू है, नहीं अमित जी, नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू है ANI को, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जब गुजरात में थे वो, तो उन्होंने OBC कैटेगरी में मुस्लिम कम्युनिटीज़, मुस्लिम ग्रुप्स को डाला। तो जब वो ऐसा करें तो वाह वाह, और जब ममता बनर्जी या फिर CPM की सरकार बंगाल में करे तो छी छी। ये बिल्कुल आपका पॉइंट लाजमी है, लेकिन एक बात आंसर करिए, एक बात प्लीज आंसर करिए। ओबीसी में आप मुस्लिम जातियों को जोड़िए, कोई उसको डिनाई नहीं करता, अगर किसी का हक है तो मिले, लेकिन 71 में से 65 आउट ऑफ 71 65। आंसर दिस, डू यू थिंक दिस इज फेयर? तो 70 ग्रुप तो गुजरात में जोड़ दिए गए, इसमें क्या बात हो गई? और गुजरात से बहुत ज्यादा यहाँ नहीं आबादी है, आप तो खुद ही कहते हैं। जोड़ी गई नई जातियों में 71 जातियों में 65 मुस्लिम जातियां जुड़ी हैं। नहीं, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 30% है, आप कहते हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? क्या आपको लगता है ये इंसाफ है? और इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी केंद्र के अंदर तो यही इंसाफ करेंगे आप देश के साथ? मैथमेटिक्स है, नहीं सीधी मैथमेटिक्स है। जिस स्टेट में मुस्लिम की आबादी जो है वो 10% है, वहाँ पे उनका इंक्लूजन कम होगा। बंगाल में मुस्लिम की आबादी आप ही कहते हैं कि 30% है, हाँ, 30% तो यहाँ पे है ना? ज्यादा होगा ना। बाकी 70% तो कौन है? प्रिंसिपल मैथमेटिक्स, बाकी 70% कौन है? तो उसी के आधार पे आ जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट तौसीफ भाई, वेरी गुड पॉइंट। आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, वेरी गुड पॉइंट। आपने बिल्कुल सही बात बोली। आपने बोला कि भाई 10% होगा तो उतना होगा, 20 होगा तो उतना होगा। आपने बोला और 30% है, 32% मान लेते हैं जी। मुसलमान बंगाल में 32% है, बाकी 80% कौन है? हिंदू की परसेंटेज क्या है? 64 तो होगी नहीं है, 64% तो होगा हिंदू, 63% तो होगा। सुनिए पूरी बात सुनिए। उस 63% में से और टोटल 180 जातियों में से, टू बी प्रिसाइज 179 जातियों में से 118 मुस्लिम जातियां यानी 66%, और हिंदू जातियां जुड़ी 61% यानी 34%। अगर जनसंख्या के हिसाब से भी तौसीफ जी देख लेंगे
तो आप फिर पलड़ा गलत हिंदुओं फिर का गलत बहुत आंकड़ा दे नीचे रहे हो हैं, जाता फिर है। गलत आंकड़ा दे रहे हैं। मैं गलत आंकड़ा नहीं दे रहा, अमित सही जी, आंकड़ा दे रहा आप हूं, गलत आंकड़ा दे रहे जिसकी हैं। वजह SC, से ST को हाई क्यों कोर्ट भूल ने जाते हैं? स्ट्राइक डाउन करा। नहीं, SC, माय फैक्ट्स एंड ST फिगर्स कैटेगरी को आर आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं इसके लिए आई कैन आप वाउच फॉर इट। ओबीसी में अच्छा, अगर आपका हो गया मैं उत्तर दे दूं। ओबीसी कैटेगरी में आपने देख लिया, एससी और एसटी कैटेगरी में एक भी मुस्लिम नहीं है। एससी एसटी कैटेगरी में कौन है? आप एससी एसटी कैटेगरी को साथ में ओबीसी में जो हिंदू उनको साथ जोड़ करके देखिए, वही मेजॉरिटी में है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो ओबीसी की बात कर रहा हूं। बात करते अच्छा हैं अच्छा, अगर बीजेपी की कही हुई बातों को आप ना जाइए। अगर इतना फेयर था तो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया? आप रिपीट ना कीजिए। अगर ये आइडिया ऑफ मुस्लिम आरक्षण इतना फेयर था, एक सेकंड आप ओबीसी तौसीफ जी, अगर ये इतना फेयर था तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया? तीनों कैटेगरी होता है रिजर्वेशन का। अगर ये इतना फेयर था तो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया? एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, 3 कैटेगरी है रिजर्वेशन का। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये फैसला अगर ओबीसी की कैटेगरी उसके आधार पे भी आप कर लें, 0 मुस्लिम, उसके आधार पे भी आप कर लें, में ही कुछ मुस्लिम को उसके आधार पे भी आप कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। अगर इतना मामला सही था, फेयर था, तो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया? 10 सेकंड में जवाब। हाई कोर्ट ने एससी एसटी को कंसिडर ही नहीं किया। हाई कोर्ट ने सिर्फ इस बात पे हाई कोर्ट गई कि भाई आप तो मैं भी तो ओबीसी की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो गलत है। तो वो उनका कहना है कि 93 के लॉ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। करेगा ना, तो ममता जी तो नहीं फैसला कर सकती ना। तो ममता बनर्जी ने क्यों बोला कि मैं हाई कोर्ट की बात नहीं मानूंगी? ये तो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप तो ऑफिसर ऑफ द फाइनल ऑर्डर नहीं है ना, ये हाई कोर्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो ममता जी ने क्यों बोला कि मैं हाई कोर्ट की बात नहीं मानूंगी? नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपील में जाएंगे। तो अपील में जाए, तब तक तो माननी पड़ेगी जी। अगर अपील में जाएंगी, जब तक फैसला नहीं आता, जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आता, तब तक हाई कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा। मेरे देश का संविधान तो यही कहता है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, स्कैम में भी हाई कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को मॉडिफाई किया। लगता है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई किया एसएससी मामले में। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है, लंबे अरसे से आप बोल रहे हैं। सुधांशु जी देखिए, तौसीफ भाई अब बचाव के लिए मेरे विचार से, खैर उनकी मजबूरी है, उन्हें करना है। भाई साहब, एससी एसटी और ओबीसी में फंडामेंटल अंतर जानते क्या है? एसटी का फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी है शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास। क्लास और कास्ट का अंतर समझिए। और एससी को आरक्षण मिला है आजादी के समय से, एससी डिफाइंड है आजादी के समय से। और सुनिए, और एससी को कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता प्राप्त है, एससी को लोकसभा और विधानसभा में भी मान्यता प्राप्त है। भाई देखिए, अलग अलग चर्चा में एससी और एसटी को रिजर्वेशन देना चाहता है ना, ओबीसी का भी वही काम है, रिजर्वेशन देना। और एससी में किसी गैर हिंदू को नहीं मिल सकता, मुस्लिमों को नहीं मिल सकता। यह संविधान सभा के समय स्पष्ट हो गया, क्योंकि वो हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के सीधे प्रभाव का क्षेत्र है। अगर आप नहीं तो आप कहिए कि जो हिंदू समाज में ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूत्र में 4 जातियों का उल्लेख है, उससे आप अपने को जुड़ा मानते हैं? बोलिए हाँ या ना, तब हम मान लें कि आप एससी की बात कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया भैया, वैसे तो हम कहेंगे कि साहब हम तो वो हैं, हम तो साहब बिल्कुल पक्के ईमान वाले हैं और वो काफिर हैं, मगर मुझे काफिरों वाला वो चाहिए, एससी भी चाहिए, ताकि मुझे उसका फायदा मिल जाए। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं मान्यवर, जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो पुनः याद कर लीजिए, संविधान सभा में यह विषय को हमेशा के लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया गया था। और ओबीसी का जो विषय की आप बात करते हैं, आजादी के समय ओबीसी जैसा कोई विषय ही नहीं था, ओबीसी वर्ड ही नहीं था। 53 में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया, 60 के दशक के अंत में आया। भारत सरकार की टर्मिनोलॉजी में 7 अगस्त 1990 से पहले ओबीसी ऐसा वर्ड ही नहीं था, एससी हमेशा से। और ये क्यों हो रहा है अमीश जी? मैं देश के सारी करोड़ों जनता से कहना चाहता हूं और ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूं, ये जानते हो क्या हो रहा है? कि मुस्लिम तो 27-28% एक है, क्योंकि मुस्लिमों का एक नेता होता है, ओबीसी का एक कोई नेता नहीं होता। आज बताओ, भारत में कोई पिछड़ों का नेता है? लालू यादव जी पिछड़ों के नेता नहीं, सिर्फ यादवों के नेता हैं, और सिर्फ बिहार में। मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ यादवों के स्वघोषित नेता, मैं तो भी नहीं मानता कि वो ये नेता हैं, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इसीलिए लालू यादव जी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी जाति को। वो रामविलास पासवान जी अलग हुए, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो मुसहर जाति के जीतन राम मांझी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
उपेंद्र कुशवाहा जी है जो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को नहीं बर्दाश्त कर पाए। ठीक है, मान्यवर जाति का नेता और कोई ओके, जाति पाशा, हिंदू समाज ओके, में प्रोफेसर 20% पाशा, नहीं है। पाशा। मुस्लिमों का एक ही प्रोफेसर नेता पाशा, असम में अजीज खान, बदरुद्दीन ओके, अजमल है, ओके, तो 40 पश्चिम सेकंड, बंगाल में प्रोफेसर पाशा। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है, ओके, तो प्रोफेसर पाशा, हैदराबाद में प्रोफेसर पाशा। असदुद्दीन ओवैसी प्रोफेसर है। पाशा, स्टर्न, तो ओके। इसलिए ये पूरे देश में स्पष्ट है, इसीलिए समझ जाओ मेरे भाई, पार्टियां गलत थोड़ी कर रही हैं। एक पलड़े में पक्का रखा है 27% और दूसरे में टुकड़े टुकड़े, तो इनका तो लक्ष्य साफ है। ओके, पाशा साहब, 20% पाशा साहब। अपना है, 80 में टुकड़े करना है। पाशा साहब 30 सेकंड, पाशा साहब। सुधांशु जी देश को गुमराह कर रहे हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और यह सवाल बहुत वैलिड है कि एससी में मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया है। धर्म के आधार पर बाहर रखा गया ना। एसटी में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया है, धर्म के आधार पर बाहर रखा गया है। तो धर्म के नाम पर आप भेदभाव कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं मुसलमानों को। लेकिन अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात आती है उनकी गरीबी के आधार पर, उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर, उनके एजुकेशनल पिछड़ेपन के आधार पर, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और ये बात कर रहे हैं एक नेता की। कौन है नेता मुसलमानों का, एक बता दीजिए आप सुधांशु जी, एक नाम ले लीजिए आप। कौन है मुसलमान का नेता? ओके, सुधांशु 10 सेकंड। एक नाम सुधांशु लीजिए आप। त्रिवेदी से सवाल पूछा गया, ऑडियो डाउन। और सुधांशु 10 सेकंड, आज सुधांशु त्रिवेदी 10 हिंदुओं के सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड। मैं बताना चाहता हूं, हाँ बिल्कुल 10 सेकंड में मैंने 10 नाम तो और गिना दिए। और मैं कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी मुसलमानों के नेता हैं, मुलायम सिंह अपने को मुसलमानों का नेता मानते हैं, राहुल गांधी मुसलमानों का नेता मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों में कोई सैयद का नेता नहीं है, कोई शेख का नेता नहीं है, कोई पठान का नेता नहीं है, कोई गद्दी का नेता नहीं है, कोई घोसी का नेता नहीं है, कोई अंसारी का नेता नहीं है, कोई बेनहा का नेता नहीं है, कोई चुनाए का नेता नहीं है। हिंदू समाज में जातियों में तोड़ तोड़ के नेता खड़े करके रखो और वहां एक है। वरना अनवर पाशा साहब बता दीजिए, क्या मुस्लिम समाज में जब आप जातियों ओके ओके, जवाब जरूरी है। ओके 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 ओके, अनवर पाशा आप शांत रहिए। अजीज खान, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को सिर्फ हिंदू का नेता साबित करने में लगे हुए हैं वो। तो फिलहाल टक्कर के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम मेरा जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।